हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। इस क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है वर्क एंड वेजेस। अभी तक हमने क्या पढ़ा था मैथ्स में? टाइम एंड वर्क। और इस क्लास में क्या पढ़ेंगे? वर्क एंड वेजेस। वर्क एंड वेजेस क्या है? कार्य एंड मजदूरी। कि जितना आप काम करते हो उसके अकॉर्डिंग आपको मजदूरी मिलेगी। यही था। टाइम एंड वर्क में क्या था कि आप ज़्यादा काम करना चाहते हो तो आपको टाइम ज़्यादा लेना ही पड़ेगा, ऐसे था। और वर्क ऑन वेजेस में क्या है? मैं WG से इसको डिनोट कर रही हूँ, वेजेस को। और एक वर्क है। टाइम एंड वर्क में क्या था कि आप वर्क ज़्यादा करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा ही। हाँ, और क्या है कि जब WG है, सॉरी वर्क वेजेस है, WG से मैं डिनोट कर रही हूँ इसको, तो वेजेस ज़्यादा लेने के लिए, मजदूरी ज़्यादा लेने के लिए आपको उसी के रेशियो में, उसी के प्रोपोर्शनल में आपको वर्क भी करना पड़ेगा। हाँ, तो वर्क भी करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या निकला कि वर्क एंड वेजेस में कि वेजेस क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है W के। आप ये चीज़ समझे। पहला पॉइंट क्या समझे कि अगर वेज ज़्यादा चाहिए, मतलब मजदूरी ज़्यादा चाहिए, तो आपको वर्क भी उसी के रेशियो में करना पड़ेगा। तो क्या निकला इससे? एक पॉइंट कि वर्क डन, आपने जितना काम किया है, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेजेस। हाँ, वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्क के। और वर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है? एफिशिएंसी के और टाइम के। हाँ, और एफिशिएंसी और टाइम के होता है, तो इसका मतलब क्या है कि वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी। वर्क डन क्या होता है? ET होता है ना, W क्या लिखते हैं हम? E/T। यहाँ मैं M नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं एक एक पर्सन का मान के चलूँगी यहाँ पे, और जहाँ पे M की बात होगी मैं वहाँ पे बात करूँगी। हाँ, तो क्या है कि यहाँ पे वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी इनटू टाइम के। ये जो कि वर्क के इक्वल होता है, यही होता है ना। वर्क क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेजेस के। और वर्क किसके इक्वल होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम के। वर्क का फॉर्मूला यही होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो क्या हुआ इसका मतलब कि वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E/T के। एक पॉइंट यहाँ से एक समझ आया आपको, ये एक पॉइंट यहाँ से ये समझ आया कि वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के। पहली चीज़ ये, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये समझ आई कि W किसके इक्वल होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम के। तो वेजेस क्या है? एफिशिएंसी इनटू टाइम के मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है कि वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी के। ये कब बात होती है? T कहाँ गया? इस टाइम पे क्या है, अगर टाइम सेम है, मान लीजिए 2 पर्सन काम कर रहे हैं और दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो कांस्टेंट मान लेते हैं कि दोनों साथ में काम करें, या इसी को आप बोलते हैं सेम है, दोनों 2 पर्सन का, 3 पर्सन का, जो भी हो। अगर 2-3 पर्सन साथ में काम कर रहे हैं, हाँ, दोनों साथ में काम कर रहे हैं और वो उसी टोटल वर्क को दोनों लोग कर रहे हैं। मान लीजिए टोटल वर्क है एक, और एक A पर्सन है, A, और एक B पर्सन है। हाँ, अकेले अकेले नहीं दिया है, इनका बोला है कि इसी टोटल वर्क को दोनों साथ में काम करें, A+B। तो जो टाइम है दोनों के लिए तो इक्वल होगा, साथ में करेंगे तो। इस टोटल वर्क को दोनों लोग साथ में कर रहे हैं, तो A+B जो कि दोनों का टाइम इक्वल होगा, उस टाइम पे T क्या हो जाएगा? कांस्टेंट रहेगा दोनों पर्सन के लिए, तो वो एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये चीज़ समझा आपने? अगर मैं यही चीज़ बोलूँ आपसे कि क्या होता है कि अगर एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी किसके मतलब कि इक्वल होता है या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है? ये 1/T के, 1/T के। एफिशिएंसी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है? एफिशिएंसी T के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि आपको कोई एफिशिएंसी दी है, ये इस रिलेशन को समझिए पहले, कि कोई चीज़ दिया है, एफिशिएंसी टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है इन्वर्स का होता है। तो वेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वेज टाइम के भी इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगा। आपको मैं ये चीज़ें समझा रही हूँ, अच्छे से आप समझिएगा। देखिए क्या है, मैंने ये 3 और एक चौथी पॉइंट बताया, अब मैं आपको समझाती हूँ अच्छे से। देखें, वेजेस क्या है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? W के।
तो 2 अगर पर्सन है वेजेस के लिए, तो W1/W2 क्या हो जाएगा? W1/W2। अगर मान लीजिए 2 पर्सन का वर्क दिया है तो उनका वेजेस का रेशियो क्या होगा? उनके बीच में जो भी मजदूरी होगी तो मजदूरी का रेशियो क्या होगा? W1/W2 के फॉर्म में दोनों का रेशियो क्या होगा? जितना जितना वो वर्क करेंगे ये होगा। पहला रिलेशन इससे ये निकला। दूसरा क्या है कि अगर वेजेस क्या है कि वेजेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई और टी के। जब आपको डायरेक्टली वर्क नहीं दिया है तो वर्क निकालेंगे। हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ई और टी यही डब्ल्यू होता है ना। तो वेजेस 2 पर्सन का क्या हो जाएगा? अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? WG1/WG2 E1 इंटू T1/E2 इंटू T2। और क्या है ये? W1/W2। एक ये रिलेशन निकला। अब तीसरा रिलेशन देखिए, अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, बोला ही है अगर दोनों साथ में काम कर रहे हैं, हमें ये पता है कि दोनों साथ में काम कर रहे हैं, टाइम उनका क्या है? दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं तो टाइम उनका क्या हो जाएगा? टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मतलब सेम हो जाएगा, यही बोला है ना। अगर मैं दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा? टाइम दोनों के लिए सेम हो जाएगा, दोनों टाइम एक ही टाइम पे कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, WG1/WG2 E1 T1 को मैं इस टाइम पे T जो है T1 और T2 इज इक्वल्स टू T ये मान लेंगे। दोनों साथ में काम करेंगे तो ये T E2 इंटू T, ये T कैंसिल आउट हो गया, E1/E2। ये जो तीसरा आपको पॉइंट समझाई थी अभी मैं, ये क्या है? यही समझ, ये दिख रहा है ना आपको? ये यही ना पॉइंट है। अगर आपको पता है कि दोनों साथ में काम है, तीनों साथ में काम करते हैं तो उनका डायरेक्टली E1/E2 एफिशिएंसी के रेशियो के इक्वल होगा। ये आपको समझ आ रही चीज़। अगर एक बात बताइए कि अगर आपको E1/E2 रेशियो है कि इनके इक्वल है, आपको ये भी पता है कि E1 E2 जैसे कि हम किसी का टाइम दिया है T1 और T2 टाइम रेशियो दिया है, ये दिया है, तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है? T2 T1 होता है ना। इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है ना, हो जाता है। तो ये एक पॉइंट यहाँ से ये भी निकलता है, कि ये जो है यहाँ पे E1/E2 ये क्या है? T2/T1 है ना, मतलब कि T2 और T1 का रेशियो है। जैसे कि हमने टाइम का रेशियो हमें दिया है तो एफिशिएंसी का रेशियो क्या होता है? इसका जस्ट इन्वर्स होता है। लिखते हम ऐसे लिखते हैं, एफिशिएंसी रेशियो निकालना है मान लीजिए टाइम का, तो 1/T1 टू 1/T2। तो इनका एलसीएम लेकर के T2 इधर T1 इधर, उनके जस्ट डिनोमिनेटर में T1 T2 रहता है एलसीएम, तो कैंसिल आउट होकर के T2/T1 हो जाता है। जब 3 का रहती बात तो वो समझ आती है। हाँ, तो क्या समझ आया कि जो वर्क वेजेस हैं अपने, हाँ, वो वर्क के रेशियो में होता है। हाँ, W1/W2 मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये चीज़ समझ आया। और दूसरी चीज़ क्या समझ आई कि ये होते वर्क के, फिर वर्क अगर नहीं दिया है, डायरेक्टली वर्क नहीं दिया तो वर्क क्या है अपना? एफिशिएंसी इंटू टाइम। अलग अलग टाइम दिया है, हमारे 2 पर्सन हैं, उनका अलग अलग टाइम भी दिया, उनकी अलग अलग एफिशिएंसी भी है, तो E1 इंटू T1 E2 इंटू T2 जो कि वर्क के हो जाएगा। अब तीसरी बात क्या है, मान लीजिए दोनों साथ में काम कर रहे हैं तो उनका टाइम तो सेम होगा, तो E1/E2 हो जाएगा। ये T1 T2 कट जाएगा T के फॉर्म में, E1 E2 हुआ, E1 E2। और E1 E2 जो है हम कहाँ से निकालते हैं? इस टाइम रेशियो से अगर निकालते हैं तो ये जस्ट इसका इन्वर्स होता है, T2/T1। तो वेजेस क्या है? इसके इन्वर्स प्रोपोर्शनल में होते हैं। मतलब कि वेजेस क्या होते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, वेजेस इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम टेकन बाय इंडिविजुअल्स। क्या होता है कि एक पॉइंट लिख देती हूँ, ये सब चीज़ आपको समझ आ गई ना? ये सब चीज़ें मैं मिटा देती हूँ, फिर से एक चीज़ आपको ओवर अच्छे से, अब हर चीज़ को, कॉन्सेप्ट को मैंने इतना सारा समझा दिया, अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक जगह पे मैं अच्छे से लिख रही हूँ इसको। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि वेजेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, पहला पॉइंट। और वर्क किसके इक्वल होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। दूसरी चीज़ बताया, अगर टाइम इक्वल है तो टाइम कैंसिल आउट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एफिशिएंसी प्रोपोर्शनल हो रहा है तो एफिशिएंसी और टाइम के बीच का क्या रिलेशन है? इन्वर्स का। तो वेजेस इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो जाएंगे टाइम के। आपको बात समझ आई क्या? देखिए एक लाइन में मैं लिखती हूँ इस चीज़ को।
वेजेस को WG से डिनोट कर रही हूँ। ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। W क्या होता है? एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये ना, ये एक चीज़। वेजेस क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ET के एफिशिएंसी टू टाइम। दूसरी चीज़, अगर टाइम कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी के हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तीसरी चीज़, एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, तो वेजेस टाइम के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। चौथी चीज़, ये चीज़ें आपको मैंने आपको ओवरऑल ये समझाने की कोशिश की है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। एक चीज़ और है, ये वेजेस है ना, ये क्या है? ये वेजेस हैं एक एक पर्सन के। हाँ, अगर हमें टोटल वेज निकालना है, टोटल वेज का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल वेजेस का फॉर्मूला क्या होता है? आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था टोटल वर्क, इससे रिलेट करते देखिए। टोटल वर्क का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था? जब बहुत सारे मैन अभी क्या है कि एक एक का हम कर रहे हैं ना, जैसे क्या है, मैं WG1 अपॉन WG2, हाँ, W1 अपॉन W2, इनका अलग अलग वर्क रहेगा, इनका अलग अलग वेजेस का रेशियो रहेगा। हाँ, तो एक एक पर्सन के टाइम के लिए ये मैं बता रही हूँ। अगर टोटल वर्क ऐसा है, टोटल वर्क हम क्या लेते थे? नंबर ऑफ मैन और उनकी एफिशिएंसी और टाइम, जो कि टाइम को D या H रहता था जो भी। तो क्या है ये? M नंबर ऑफ मैन है, हाँ, और ये क्या है? E क्या है? वन मैन वन डे एफिशिएंसी, यही ना है? ये ई क्या है? वन मैन वन डे एफिशिएंसी। मैं इसको लिख देती हूँ, फिर इसको समझते हैं अच्छे से। टोटल वेज को आपको रिलेट करने आ जाएंगी चीज़ें। देखिए, टोटल वर्क क्या होता है? ये नंबर ऑफ मैन मतलब कि पर्सन, जो भी बोलें आप, नंबर ऑफ पर्सन इनटू वन पर्सन वन डे वर्क। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी यही होता है इनटू टाइम, यही होता है ना रिलेशन। टोटल वर्क मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन को मैं M लिखते हैं या फिर P से मैं दिखा दूँ, जो कोई भी आप समझ सकते हैं। इनकी वन पर्सन का, एक मैन का एक दिन का वर्क, जो कि हम एफिशिएंसी से डिनोट करते हैं, वन डे वर्क एफिशिएंसी से डिनोट करते हैं, इनटू T, यही ना होता है। अब टोटल वेज का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल वेज का होता है नंबर ऑफ पर्सन इनटू वन पर्सन वन डे वेज इनटू टाइम, ये होता है फॉर्मूला। आपको दिख रहा है क्या? इधर देखिए, अब इसको देखते हैं। टोटल वेज को मैं WG से डिनोट कर रही हूँ, तो ऐसे क्या हो गया? नंबर ऑफ पर्सन को मैं P से डिनोट कर देती हूँ यहाँ पे, और इसका वन डे वेज का क्या होगा? वन पर्सन का वन डे वेज, तो इसको WG से डिनोट करती हूँ, WG से डिनोट कर देती हूँ। और टाइम क्या समझ रहा है कि नंबर ऑफ मैन उनकी एफिशिएंसी से वर्क निकलता है, और वन डे वेज, हमें टोटल वेज निकालने के लिए वन डे वेज पता होना चाहिए। वन डे वेज एक पर्सन का, तो जितने भी पर्सन होंगे सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जितने दिन वो काम कर रहे हैं, जैसे कि एफिशिएंसी वन डे वर्क टोटल वर्क, वन डे वेज टोटल वेज, वन डे वर्क टोटल वर्क, वन डे वेज टोटल वेज। कितने दिन काम कर रहे हैं तो टोटल वर्क कितना लग रहा है, कितने दिन काम कर रहे हैं, कितना इनको टोटल वेज मिल रहा है, कितना मजदूरी मिल रहा है, और कितने लोग कर रहे हैं। एक लोग का तो पता है, तो सबका निकल जाएगा, और कितने दिन कर रहे हैं। हाँ, वन पर्सन वन, देखिए इसका मतलब से ही आपको इसको फॉर्मूले से, सॉरी, इसके डेफिनेशन को देखिए, डेफिनेशन से आप सब समझ जाएंगे। डेफिनेशन क्या है?
वन पर्सन 1 डे वेज। अब क्या है, 1 पर्सन मतलब एक का दिया है, तो एक का दिया तो हमें कई लोगों का दिया रहेगा, तो इससे एक निकलता है कि नंबर ऑफ पर्सन की बात किया है, खूब सारे की। हाँ, एक का दिया तो हमें खूब सारे को लेना पड़ेगा। 1 डे का बताया तो हमें टाइम को भी साथ में, खूब सारे दिन, जितने दिन काम करोगा, सिर्फ एक दिन का बताया ना इसने, एक दिन का वेज ले लिए। एक दिन का वेज है, एक दिन का है, जो भी ये वेज है एक दिन का है। तो टोटल वेज के लिए हमें, टोटल वेज के लिए, इधर आपको नहीं दिख रहा है क्या, टोटल वेज के लिए एक दिन का वेज पता है, एक दिन का पता है तो टोटल टाइम कितना लग रहा है, और एक पर्सन का पता है तो टोटल लोग कितने काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो जाएंगी टोटल वेज में। टोटल वेज में मुझे उम्मीद है कि आप ये चीज़ें समझ रहे हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। हाँ, तो टोटल वर्क से मैंने इसको बताया कि 1 डे 1 पर्सन वर्क, तो टोटल वर्क। 1 डे 1 पर्सन वर्क मतलब 1 डे की बात किया तो टाइम भी जितने दिन लग रहे होंगे, और 1 पर्सन वर्क जितने मैन काम कर रहे होंगे। मैंने यहाँ पे एम क्यों नहीं लिया, इसका रीज़न ये है कि हम WG को जो बोल रही हूँ कि टोटल वर्क डन है, वर्क WG किसके प्रोपोर्शनल है, वर्क डन के, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम लिख दिया। हम यहाँ पे क्या है कि हमें मोस्टली चांसेस यही रहते हैं क्वेश्चन में कि हमें 2 पर्सन का दिया रहता है तो हम उनका अलग अलग लेते हैं, तो 2 पर्सन में एक पर्सन, तो अलग अलग WG का अलग अलग वर्क रहेगा एक पर्सन का, तो वहाँ पे 1 अगर कहीं पे क्वेश्चन में दिया है 2 3 4 5 तो हम उस टाइम पे कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल वर्क कितना कर रहे हैं, तो ये टोटल वर्क का तो फॉर्मूला यही होता है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, MET। बट अगर मोस्टली चांसेस रहते हैं ET ही हम हर जगह यूज़ करते हैं, वो MET वाला जो आएगा वो कॉन्सेप्ट बहुत कम जगह क्वेश्चन ऐसे आते हैं, और मोस्टली क्वेश्चन में ET वाले ही होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन 1 के ही रहते हैं, A B C, तो दो, एक मैन है, एक वुमन है, एक चाइल्ड है, तो बॉय मैन ऐसे ऐसे दिए रहते हैं, तो वो एक पर्सन का उनका बेसिस निकालना होता है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं थी। बट जब ये इकट्ठा दिया जाता है कि 4 मैन 5 बॉयज साथ में काम करते तो ये वेजेस हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन में एम की जरूरत पड़ेगी। वो क्वेश्चन से आपको समझ आ जाएगा कहाँ पे एम की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ मैन, नंबर ऑफ पर्सन की। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आप समझे होंगे। मैं इस क्लास में जो भी आपको समझाना चाही हूँ आप समझ गए होंगे। हाँ, और एक एग्जांपल ले रही हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए कि टोटल वेज है, अगर नंबर ऑफ पर्सन है। हाँ, एक चीज़ और लिख लीजिए, वैसे आप यहाँ समझ चुके हैं, लेकिन मैं एक चीज़ और बता रही हूँ आपसे, आपको चीज़। अगर मान लीजिए कि आपको टोटल वेज दिया है, हाँ टोटल वेज दिया है, टोटल वेज दिया है ना, टोटल वेज दिया है, मान लीजिए टोटल वेज दिया है, TW को मैं टोटल वर्क से डिनोट कर दी, TWG से मैं इसको डिनोट कर दे रही हूँ, टोटल वेजेस। तो मान लीजिए कि कितने दिन का दिया है, मान लीजिए कि N दिन का दिया होगा, N दिन नहीं सॉरी, टोटल वेज दिया है, और नंबर ऑफ पर्सन मान लीजिए कि दिया है, नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन P दिया है। हाँ, और टाइम दिया, कितना दिया, टोटल टाइम कितने दिन में ये सब कर रहे हैं, T टाइम में। तो अगर ये टोटल वेज दिया है तो इसको कैसे बोल सकते हैं, एक दिन का, एक पर्सन का एक दिन का, 1 डे का वेज कितना होगा, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल वर्क जो है अपना, टोटल वेज जितना है, टोटल वेज हमें 1 पर्सन का 1 डे का वेज निकालना है, तो टोटल वेज में से क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ पर्सन इंटू कितने दिन लग रहे हैं डिवाइड कर देंगे, तो 1 डे। अब मैं ऐसा कैसे बताइए, देखिए 1 पर्सन का 1 डे का वेज ये है। हाँ, कैसे निकालेंगे, जब हमारे पास टोटल वेज, हमें एक दिन का निकालना, तो टोटल वेज में से कितना डिवाइड कर देंगे, P नंबर ऑफ पर्सन इंटू टाइम। यहाँ से भी देख सकते हैं कि एक दिन का वेज निकालना है तो टोटल वेज में से नंबर ऑफ पर्सन और T को डिवाइड कर देंगे। तो मुझे उम्मीद है जैसे कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इस क्लास में सिर्फ मैंने कॉन्सेप्ट रखा है। हाँ, और इस पे मैं ना नेक्स्ट क्लास में आपको इसका अच्छे से न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके और क्वेश्चंस ले करके, ये जो मैंने पॉइंट समझाए हैं आपको, ये T का रिलेशन या E का रिलेशन जो बताया है, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफिशिएंसी की कब होगा, या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होता है, तो ये कैसे होता है,
ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में सिर्फ इतना ही, आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैं जो चीज़ें समझाना चाही हूँ आपको, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए टोटल वर्क के ये वर्क एंड टाइम एंड वर्क के ही जैसे ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, क्योंकि मजदूरी आ जाती है तो थोड़ा सा सेम स्टेप्स होते हैं उसमें भी, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में किया सेम स्टेप्स हैं। बट क्या है इस टाइम पे कि थोड़ा सा क्या है कि जो आपके पास निकला वर्क, टोटल वर्क निकला, उसी वर्क का रेशियो देखिए कितना उन लोगों ने काम किया, उस रेशियो में उनके मजदूरी को बांट दीजिए। मजदूरी किसके किस किस बेसिस पे बढ़ती है? जितना उन्होंने काम किया है, जितना उन्होंने काम किया है उसके अकॉर्डिंग उनकी मजदूरी बटेगी। तो आप चीज़ें समझ लिए होंगे कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया है। मैं एक बार और बता देती हूँ कि WG है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क के, तो WG1 अपॉन WG2 क्या हो जाएगा? W1 अपॉन W2। ये वेजेस का रेशियो है कि किस किस अनुपात में बटेंगे। 2 पर्सन, मान लीजिए एक पर्सन है, एक दूसरा 2 पर्सन है, दूसरा पर्सन ये पहला पर्सन, तो दोनों के बीच में किस रेशियो में वेज, मान लीजिए टोटल वेज दिया रहेगा आपके पास, तो ये इस रेशियो में बटेंगे। इस रेशियो में वैसे मान लीजिए टोटल वेज दिया है 10, और यहाँ पे क्या दिया है अपना 1:4 का रेशियो, 2 के बीच में 4 का रेशियो, 1:4 का रेशियो दिया, तो टोटल 5 है। यहाँ पे टोटल 5 है वेजेस। WG1 और WG2 का रेशियो दिया है 1:4 का, और टोटल वेज दिया है अपने को 10। हाँ 10 दिया, तो किस इसको अगर WG1 को ये इस रेशियो में दिया, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं है, अगर इसी का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है कि एक पहला पर्सन है एक दूसरा पर्सन है, तो दोनों का रेशियो दिया है कि इस रेशियो में बटेंगे, तो पहले का वेजेस कितना होगा? पहले ये देखिए कि टोटल 5 है, यहाँ पे 5 पार्ट है टोटल, यहाँ पे WG1 WG 5 पार्ट में है, और ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो 5 पार्ट किसके इक्वल होगा? 10 के। अभी तक यही करते थे ना हम लोग एफिशिएंसी निकालने के लिए, तो 5 पार्ट 10 के होगा, तो एक पार्ट किसके इक्वल होगा? एक पार्ट 2 के, हाँ 2 के इक्वल होगा, और 4 पार्ट किसके इक्वल होगा? 8 के। हाँ तो WG1 कितना आ जाएगा? WG1 एक पार्ट है तो WG1 2 आ जाएगा, और WG2 क्या आ जाएगा? 4 पार्ट है तो 8 आ जाएगा। तो ऐसे ये 10 टोटल वेजेज है, मजदूरी है, तो 2 रुपये इसके पास आ जाएंगे, 8 रुपये इसके पास आ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ें समझ रहे होंगे कि मैं क्या समझाना चाहिए हूँ। मैं इस क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा रही हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझें, साथ में सब कुछ बता दूँगी तो हौच पौच हो जाएगा और आप चीज़ें पकड़ नहीं पाएंगे अच्छे से। तो इस क्लास में सिर्फ कॉन्सेप्ट रख रही हूँ। हाँ तो इस क्लास में क्या बताया मैंने कि WG1 अपन WG2, W1 अपन W2 होता है, और W किसके इक्वल होता है? एफिशिएंसी और टाइम के, एफिशिएंसी इंटू टाइम। E1 T1 E2 T2, अगर दोनों ने मिल के साथ में काम किया है T और T, हाँ तो ये T कैंसिल, तो मतलब कि इसका E1 इसका E2 है, तो इसका एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्टली हो गया। अगर एफिशिएंसी का रेशियो है तो क्या है मतलब? T2 अपॉन T1। देखिए एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे कि WG1 टू WG2 ये है ना दो, और मैंने बोला एफिशिएंसी का डायरेक्टली रेशियो है, क्योंकि दोनों साथ में काम किए तो T कैंसिल आउट हो गया। ये एफिशिएंसी टाइम के इन्वर्स होता है, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है, तो क्या आ जाएगा? T2:T1। हाँ अगर हमारे 3 पर्सन होंगे तो मैं डायरेक्टली T2:T1 लिख दिया, इसका मतलब है क्या? ये ऐसे ना है, क्योंकि ये एफिशिएंसी E1:E2 है ना, ये E1:E2 है, तो 1/T1 1/T2 डायरेक्टली हम लिख दे रहे हैं। बट 2-3% के लिए होगा तो क्या होगा? WG1 WG2 WG3 3% के लिए क्या है? अगर सब साथ में काम करें तो T तो इक्वल हो जाएगा, तो आप सोचेंगे कि ये एफिशिएंसी के रेशियो में है, E1:E2:E3, यही ना होगा अपना। फिर क्या हो जाएगा इस केस में? 1/T1 1/T2 1/T3, यही ना होगा? यही होगा। लेकिन मैंने आपको वर्क टाइम एंड वर्क पढ़ा रही थी, तो मैंने बोला कि जब 2 पर्सन की बात दी हो तो रेशियो मेथड यूज़ कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम का रेशियो दिया है T1 T2, तो एफिशिएंसी का रेशियो डायरेक्टली T2:T1 हो जाता है। यही मैं आपको बताई थी टाइम एंड वर्क में। और जैसे ही 3 पर्सन आते हैं, T1 T2 T3, तो इस टाइम पे हम टोटल वर्क निकालते हैं, क्योंकि ये क्या है? अगर हमें इसका निकालना है, इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो क्या है? T1 इंटू T2 इंटू T3, नीचे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? T2 इंटू T3, फिर रेशियो में T1 इंटू T3, फिर रेशियो में T1 इंटू T2, यही ना आएगा? ये क्या आएगा? ये एफिशिएंसी के इक्वल आएगा, यही ना आएगा?
तो हम इस केस में क्या है कि ये जो हम नीचे बाद में करते हैं एफिशिएंसी वाला काम, तो हम पहले टोटल वर्क निकाल लेते थे। इसमें टोटल वर्क निकाल लो, जो कि हमें टोटल वर्क की जरूरत तो पड़ेगी ही, तो टोटल वर्क से उसका एफिशिएंसी निकाल लेंगे, यही ना मैं बताई थी। तो देखिए क्या होता है कि इस केस में क्या करते हैं हम, जब 3 के पर्सन दिया हो, 3 का पर्सन दिया हो तो डायरेक्टली हम क्या करते हैं उस केस में कि अगर 3 पर्सन दिया तो टाइम जो भी दिया रहेगा T1 T2 T3 उसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम जो भी आता है, फिर एफिशिएंसी निकालेंगे और डायरेक्टली एफिशिएंसी का रेशियो निकाल देंगे, क्योंकि काम वही है। लेकिन ऐसे में आपको इजी पड़ता है, मुझे लगता है इजी पड़ेगा। ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो कहीं आपसे मिस्टेक ना जाए कि इस केस में T2 T3 रखना है तो आप गलती से T1 T2 ना कर दें या T2 T3, इस केस में ऐसा हो जाएगा। अगर एफिशिएंसी का डायरेक्टली रिलेशन है तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास में आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, मैं क्या समझाना चाही हूँ। तो जो जो चीज़ें मैंने अभी कॉन्सेप्ट बताया है उस पर मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगी, हर एक कॉन्सेप्ट पे, इस पे भी कराऊंगी, इस पे भी कराऊंगी, ये वाले पे कराऊंगी, इस पे भी। और जो टोटल वेज मैंने बताया, टोटल वेज क्या होता है, नंबर ऑफ पर्सन, P मैंने डिनोट किया, वन डे वन पर्सन वेज, हाँ, इनटू टाइम, इस पे भी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, इस पे भी क्वेश्चन कराऊंगी मैं। तो हर एक पे मैं न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके अच्छे से क्वेश्चंस कराऊंगी। और इस क्लास में सिर्फ इतना ही, इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान रखिए। जो मेरी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू स्टार्ट करूँगी, बेसिक से स्टार्ट करूँगी, वर्क एंड वेजेस, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क कराया था वैसे ही ये भी मेरा टॉपिक ऐसे ही चलेगा। किसी किसी को लग रहा है, किसी स्टूडेंट्स को लग रहा है कि मैं इतना लंबा क्यों पढ़ा रही हूँ एक एक टॉपिक को, या इतनी सारी क्लासेस, मेरी छोटी छोटी क्लासेस हैं, इतना लंबा क्यों है, इतनी सारी वीडियोस हो गई हैं मेरी, एक टॉपिक पे 30+ में क्लासेस हैं एक टॉपिक पे। मेन रीज़न ये है ना कि देखिए, क्वेश्चंस कराना मैं 50 मिनट का या 1 घंटे का क्वेश्चन करा दूँ क्लास ले करके, शायद आपको चीज़ें ना क्या होता है कि एक साथ इकट्ठा, जैसे हम फर्स्ट क्लास में हम छोटे से बच्चे रहते हैं तो हम फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, जिसको कुछ भी नहीं आ रहा, अगर हम छोटे से बच्चे तो हम एक साथ में 12th क्लास तक थोड़ी ना पहुंच जाते हैं। फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्टेप्स पढ़ लेते हैं, फिर 12वीं क्लास में जाने के लिए एक एक स्टेप्स लेते हैं ना। मैं वैसे ही आगे बढ़ रही हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि मैं एक ही दिन में हर तरह का क्वेश्चन, जितने भी टाइप्स हैं, जैसे मैंने क्लासेस जो ली हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को अलग अलग क्लासेस में लिए। मेन रीज़न ये है कि आपको अगर वो टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो उसी क्लास को आप जाके देखें। अगर आपको पहली बार नहीं समझ, दूसरी बार देखें, तो टॉपिक अलग अलग रहेंगे अलग अलग क्लासेस में, तो मुझे लगता है कि बच्चे ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। बट मैं एक ही क्लास में 4-5 टॉपिक एक साथ कराऊँ, और वो भी समझाने के टाइम, ऐसा नहीं है कि आपको प्रैक्टिस कराने के लिए, नहीं, आपको ऑलरेडी आती हैं चीज़ें और प्रैक्टिस कराना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस तरीके से पढ़ाई जैसे आपको कुछ आता ही नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि आप हर एक बेसिक चीज़ों को समझें, इस वजह से। तो उस वजह से मेरी क्लासेस थोड़ी लंबी हो गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लंबी क्लास ना रहे, एक क्लास में 2 क्लास में कंप्लीट कर देना है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। आप बोल दीजिएगा कमेंट करके कि मैम 2 क्लास में कंप्लीट कर दीजिए, तो 2 ही क्लास में कंप्लीट कर दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 2 घंटे का एक क्लासेस एक इकट्ठा बना दूँगी और हर एक पॉइंट को लेकर के, तो भी आपका क्लास कंप्लीट हो ही जाएगा। बट ये है कि मैं चाहती हूँ छोटी छोटी क्लासेस रहें आपकी, धीरे धीरे आपकी चीज़ें सीखते रहें और अच्छे से सीखें। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में चीज़ें अच्छे से समझ भी ना पाएँ और क्लास ख़त्म भी हो जाए और टॉपिक भी ख़त्म हो जाए। तो इस वजह से लंबी क्लास मेरी रहती है। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और इसको जितना भी मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया उसमें मैं अच्छे से न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके, और न्यूमेरिकल वैल्यू रख के नहीं, छोटा एग्जाम्पल नहीं दूंगी, अच्छे से प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस कराऊंगी। और अब आगे क्लासेस जितनी भी रहेंगी इस क्वेश्चन पे ही रहेंगी, और बेसिक से स्टार्ट करूँगी और हाई लेवल पे जाऊँगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगी। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।